कि क्रिकेट ऐसा गेम है कि उसने सबको, बाकी सारे गेम्स को ओवर पावर कर रखा है। जी, आपने कभी ये सोचा कि हॉकी के तरक्की के लिए राजस्थान में क्या कुछ किया जा सकता है? आपने राजस्थान में दो ही जगह एस्ट्रो टर्फ है, एक जयपुर में स्वामी मानसिंह स्टेडियम में, एक अजमेर में। अजमेर वो मेरे ही द्वारा एफर्ट्स किए हुए हैं। अभी आपके हॉकी संघ के दो हिस्से हुए हैं। हाँ। तो हॉकी संघ के दो हिस्से क्यों हुए, कैसे हुए और इसके पीछे क्या कारण हुए? बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस मुद्दे पर हम कभी कभी ऐसे भी मुद्दे ले लेते हैं जो शहर की समस्याओं से हटकर हैं, लेकिन प्रदेश की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। खेल की राजनीति को आप जानते हैं, खेल की राजनीति इन दिनों में सर चढ़कर बोल रही है। खेल के चुनाव, खेलों के संघ, विभिन्न जो खेल हैं उनके जो संघ हैं वो बड़ी बड़ी चर्चाओं में आ रहे हैं, और चर्चाओं में आने के बाद खास तौर से विवादास्पद चर्चाओं में आ रहे हैं। उसमें हॉकी भी है। हॉकी संघ को लेकर पिछले दिनों लंबी जद्दोजहद चली और उसमें दो गुट आमने सामने आए। कौन सा गुट सही है, कौन सा गुट गलत है, उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राजनीति आ कहाँ से रही है। हॉकी की राजनीति पर बात करने के लिए आज मैं जिस शख्स को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल। आप राजनीति के खिलाड़ी भी हैं और हॉकी इनका प्रिय गेम है, जिसके अंदर ये आप हॉकी एसोसिएशन से पिछले लंबे समय से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जयपाल, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे स्टूडियो को दिया, हमारे चैनल को दिया। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि खेल की राजनीति में आपका आना कैसे हो गया? क्योंकि आप तो राजनीति, पहले तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं, बाकायदा आपने मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की है। उसके बाद डॉक्टरी का राजनीति में आना, फिर राजनीति का खेल राजनीति में आना, ये तीनों एक अलग एस्पेक्ट्स हैं। ये कैसे तय हो पाए? केपीएस गिल साहब का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, डीजीपी पुलिस रहे, डीजीपी पुलिस पंजाब थे, जिन्होंने कि पूरे पंजाब में टेरर खत्म किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवाद को खत्म करने के लिए केपी गिल एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ, तो केपीएस गिल साहब के साथ मेरा लॉन्ग एसोसिएशन रहा है जी, और वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। अब तो उनकी डेथ हो गई जी। तो उनके साथ मेरा लॉन्ग एसोसिएशन था जी। और शुरुआत ऐसी हुई कि उनको मालूम था कि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो उन्होंने कहा तुम स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी डिप्लोमा कर लो। अच्छा। हाँ, तो मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा किया। अच्छा, ये नई बात है। हाँ, शहर के लिए ये नई बात है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर भी डिप्लोमा होल्डर हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद मैं इंडियन हॉकी टीम के साथ रेगुलर जाता था, कभी एज टीम डॉक्टर बन के, कभी एज मैनेजर बन के जी। जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जी, वहाँ पर मैं मैनेजर था और हम जीत के आए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे। बहुत बढ़िया। ये बात है 2006 की जी। तो उस वक्त से ही मेरा लॉन्ग एसोसिएशन रहा है और मैं करीबन 4 ओलंपिक्स में टीम के, इंडियन हॉकी टीम के साथ रहा हूँ, कभी डॉक्टर के साथ, कभी मैनेजर, कभी असिस्टेंट मैनेजर। मतलब इसमें आप जब अपनी टीम को ले जाते हैं तो ये जूनियर टीम्स होती हैं या सीनियर्स होती हैं, कैसी टीम्स का क्या होता है? सीनियर टीम, जनरली सीनियर टीम के साथ ही जाता हूँ। तो हॉकी की जो इंडिया की जो हॉकी की जो मेन टीम है, हाँ, उसके मैनेजर हो क्या आप जाते हैं? हाँ, मैनेजर। तो इसमें आपके टाइम में कौन कौन से ओलंपिक में गए जिसमें आपके खिलाड़ी कौन कौन से मशहूर खिलाड़ी? दिलीप तिर्की मेरे साथ ही गया। अच्छा। फिर जो पिल्ले, धनराज पिल्ले, वो मेरे साथ गया। हाँ। जो काफ़ी जो पॉपुलर प्लेयर्स थे वो मेरे साथ। अशोक जी कभी गए? अशोक जानते हैं? नहीं, अशोक तो बहुत सीनियर है। बहुत सीनियर है। तो ये आपने जूनियर अब ये जो आपका जो चल रहा है टीम का, आपका लंबा अनुभव रहा जिसके अंदर आप अपने खिलाड़ियों को ले जाते रहे, आप ये महसूस करते हैं कि भारत के अंदर जो खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, उनका वर्तमान ट्रेनिंग ये वो ठीक चल रही है? कैसे महसूस करते हैं आप? अगर हम कंपेयर करें और देशों से जी, तो हमारा जो सिस्टम है या जो हम स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा न तो सरकार ज़्यादा ध्यान दे पा रही, चाहे केंद्र सरकार या स्टेट सरकार है, या पेरेंट्स भी आजकल क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने यहाँ एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है
कि क्रिकेट ऐसा गेम है कि उसने सबको, बाकी सारे गेम्स को ओवर पावर कर रखा है। जी। तो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, फिर गवर्नमेंट भी ये सोचती है, और कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा कि अच्छा अगर खिलाड़ी बन भी जाऊंगा मैं तो क्या मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हाँ बिल्कुल। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने यहाँ इतने अच्छे डेवलप नहीं है। आप चाइना की बात करो, चाइना में उनका है कैच देम यंग, वो 5-5, 6-6 साल के बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते कि ये जिम्नास्टिक में जाएगा, ये फुटबॉल खेलेगा, या हॉकी खेलेगा, ये जो शूटिंग जो गेम है, तो वहीं से वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अपने ऐसा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। 12th तक आने तक तो यही महसूस नहीं कर पाता कि वो पढ़ाई करेगा, खिलाड़ी बनेगा, या खेल के अंदर भी उसकी कोई तजुर्बे नहीं होते। कोचिंग स्कूलों में होती नहीं है। मोस्टली ग्रामीण परिवेश के लोग बाग होते हैं जो अच्छा, उनमें स्टेमिना भी होता है, उनकी बैकग्राउंड भी, लेकिन वो भी बेचारे आ नहीं पाते। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय खेल के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से जुड़ सकते हैं? क्या उसके लिए कहीं कोई योजना बनाई जानी चाहिए? आप सोचते हैं कुछ? नहीं, चाहे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोशिश तो सब करते हैं कि कुछ करें, लेकिन हो नहीं पाता है, ग्राउंड स्तर पे नहीं हो पाता। अब ये देख लो कि हॉकी बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम है, लेकिन अपने यहाँ आदिवासी और अपने यहाँ जो मार्शल कॉम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टाउट है फिजिकली भी। जी। तो उनको आप अगर गाँव से निकाल के मेन स्ट्रीम में लाओगे और ट्रेनिंग कैंप लगोगे, एकेडमी खोलोगे, तो बहुत बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, उनके भविष्य को बात लेके प्रॉपर नहीं होने के कारण हम इतना आगे नहीं आ पाए। देखिए, आप हॉकी तो कभी ये हुआ करता था कि भारत और पाकिस्तान हॉकी की ऐसी टीमें हुआ करती थी जो वर्ल्ड लेवल पर अपना स्थान रखती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि भारत भी गया, पाकिस्तान भी गया, और अब दूसरे देश जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हॉकी के अंदर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। जबकि हमारे पास बहुत बड़ा तजुर्बा था, और ये माना जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हॉकी है तो इंडिया है, तो फिर इंडिया और भारत में, पाकिस्तान और इंडिया में फाइनल हुआ करता था। इसके अलावा कोई दूसरे कंट्रीज आते ही नहीं थे, और बड़ा जोर शोर के साथ में बड़ी लोग बहुत बड़े उससे देखा करते थे। आजकल हॉकी के प्रति कुछ लोगों का वो ज़्यादा रुझान नहीं रहा है। और भी दूसरे गेम्स हैं, उसमें क्रिकेट के अलावा कोई नहीं। क्रिकेट अब ऐसा हो गया जैसे चमत्कारिक छोटे टूर्नामेंट्स हो गए, सबको ओवर पावर कर देते हैं, और बड़ा क्रेज रहता है उसके अंदर। तो ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, उनको लाने के लिए क्या आप सोचते हैं कि विशेष पैकेज, विशेष योजनाएं, विशेष रूप से ध्यान देने वाले कोच, अंतर्राष्ट्रीय कोच इनको लाए जाने चाहिए, बुलाए जाने चाहिए? आप सोचते हैं ऐसा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। उड़ीसा में क्या करते हैं, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो आदिवासी क्षेत्र में से और जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए वो गांव से उनको कैच करते हैं, उनको लाते हैं, एकेडमी खोल रखी उन्होंने, और उन एकेडमी के थ्रू उनको प्रून करते हैं, और फिर अच्छी स्तर पे उनको नौकरी का भी वादा करते हैं। तो उड़ीसा जिस स्तर पे चल रहा है, उसीलिए देखो कि अभी मैक्सिमम हॉकी गेम उड़ीसा में ही चल रहा है, और वहीं से प्लेयर अच्छे निकल रहे हैं, और वो भी आदिवासी बच्चे निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये अब अपने से राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा क्षेत्र आदिवासी है जिसके अंदर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि उनमें बहुत गजब का, ये तो स्टेमिना का गेम है, हॉकी फुटबॉल, ये तो स्टेमिना का गेम है, जिसमें तो पूरे मैदान में आपको 1 घंटे तक पूरा खेल, मतलब आपको भागते दौड़ते रहना है, जरा सा भी आपका स्टेमिना खत्म हुआ आप नीचे आ जाएंगे। तो ऐसी जो है, तो अपने को खेल प्रतिभाओं को राजस्थान के अंदर भी उसके लिए होना चाहिए। आपने कभी ये सोचा कि हॉकी के तरक्की के लिए राजस्थान में क्या कुछ किया जा सकता है? आपने कभी कुछ ऐसा प्लान बनाकर दिया सरकार को? बिल्कुल दिया, उसी मैं बता रहा हूँ। ये शायद आपको इतना ध्यान नहीं है, या अजमेर वासियों को भी इतना ध्यान नहीं है कि राजस्थान में 2 ही जगह एस्ट्रो टर्फ है, एक जयपुर में स्वामी मानसिंह स्टेडियम में, एक अजमेर में। वो मेरे ही द्वारा एफर्ट्स किए हुए हैं, यहाँ अजमेर में लगा, नहीं तो बाकी यहाँ जानता ही नहीं एस्ट्रो टर्फ होता है क्या। एस्ट्रो टर्फ होता क्या है, और आज भी
लोग नहीं समझते हैं कि एस्ट्रोटर्फ क्या होता है। उस मैदान के अंदर आम मैदान के हॉकी के जहाँ घास लगी हुई है उसी पर हॉकी लोग बाग खेल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यही मैदान होता है, लेकिन मैदान कुछ होता है। उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? ये सिंथेटिक टर्फ होता है जी, और इसकी पर्टिकुलर लेयर्स होती है और सिंथेटिक होता है, मतलब कृत्रिम घास जिसे बोलते हैं, कृत्रिम घास टाइप होता है जी। तो आजकल इंटरनेशनल नेशनल जो गेम है सारे कृत्रिम घास पे होते हैं। और अपने यहाँ अभी यहाँ महिला हॉकी एकेडमी भी चल रही है अजमेर में, वो भी मैं ही लेके आया था राज्य सरकार से कह के, और मैंने हमेशा यही बढ़ावा दिया है। अभी हाल ही में अंडर 14 केडी सिंह बाबू नेशनल टूर्नामेंट हुआ है लखनऊ में, वो टीम यहीं अजमेर में प्रशिक्षण करवा के मैंने भेजी है, जो कि इंडिया में 4th रैंक रही है। अब बोलिए, आप इंडिया में 4th रैंक लेना भी कोई कम बात नहीं और होती वो भी अंडर 14 जो छोटे बच्चे हैं, और सारे गांव के बच्चे हैं। आप मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप बड़े खुश होगे, देखो कितने अच्छे छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं। अब अंडर 14 में तो मतलब आदमी को जो होता है कि जैसे दूध के दांत टूटते हैं और उसके बाद में आदमी खेलना शुरू कर देता है, और खेलना भी इस बेहतर तरीके से शुरू करे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर आ जाना कम। और सारे बच्चे ग्रामीण स्तर के हैं। अब मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको क्या आपने, तो इसके लिए क्या कोई कोच आपने यहाँ एकेडमी आपके कैसे, मतलब यहाँ अजमेर में क्या खेल सुविधाएं आपने कर रखी है? राजस्थान में क्या खेल सुविधा? राजस्थान में जो हमारे सचिव हैं रंजीत राम जी बिश्नोई जी, वो फलोदी के हैं, जोधपुर के जी। उन्होंने खुद ने एक स्पोर्ट्स स्कूल भी खोल रखी है। ओके। और वो जैसे अपने उदयपुर और इस तरफ प्रतापगढ़ और इधर के जो आदिवासी बच्चे हैं या जो मार्शल कौम है, जैसे जाट बिश्नोई डूंगरपुर है जी, तो उनको वो बच्चों को वहीं निःशुल्क सुविधा देते हैं, रहने की, खाने पीने की, हॉस्टल। और हम भी जैसे है ना, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर इसमें भी बहुत अच्छी कौम है, अच्छे वो पंजाबी, हाँ बिल्कुल। तो वो बच्चे भी हमने, जैसे जो लड़का भी नरेंद्र करके बच्चा है, वो हनुमानगढ़ का है, वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल ओवर, मतलब नेशनल बेस्ट प्लेयर अंडर 14 उसके सम्मानित किया है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसका मतलब राजस्थान के अंदर खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ उनके संवर्धन की और संरक्षण की, राइट सही कह रहा है, उनकी ज़रूरत है, वरना लड़के आप बच्चे निकल सकते हैं सारे के सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये निजी स्कूलों के अंदर एकेडमीज खुली जा रही हैं, जैसे अभी संस्कृति स्कूल है, उसके अंदर एकेडमी अलग खोली, पहलवानों के लिए अलग एकेडमी खोल रखी है। DPS स्कूल ने धोनी का वो कर रखा है, क्रिकेट का खोल रखा है। तो ऐसी जो अकेडमीज होती हैं वो भी हॉकी के लिए नहीं आती हैं, नहीं आती, ना कबड्डी के लिए आएंगी, ना हॉकी के लिए आएंगी, जो हमारे परिवेश से जुड़े हुए खेल हैं उनके लिए नहीं आएंगी, पाश्चात्य के लिए आती रहेंगी। बिल्कुल। तो ये मैं सिंपल से कहूँगी, जैसे आप भी पेरेंट्स हैं, आपका भी बच्चा है ना, तो आपको यार हॉकी क्यों खिलाएं, पता नहीं क्या भविष्य रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो आप या तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलवा दोगे इसके। तो ये एक जो मेंटलिटी चेंज हुई है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब तक ये कंफर्म नहीं करे या इसको बढ़ावा नहीं देवे कि साहब हम एकेडमी खोलेंगे, हम अच्छी रोजगार नौकरी देंगे, जब तक बच्चे आगे आएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे अब बास्केटबॉल का था, बास्केटबॉल को रेलवे ने बहुत, रेलवे को बहुत रेलवे का योगदान रहा बास्केटबॉल का, क्योंकि बास्केटबॉल के जितने नेशनल खिलाड़ियाँ होते थे उसको सबको रेलवे वो दे देती थी। ऐसे ही अगर कोई ऐसा जो हो ना, जैसे रेलवे कहे कि साहब हम हॉकी वालों को भी वो देंगे, तो और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालयों में अगर हॉकी की अप्रोच हो या और भी जो दूसरे गेम्स हैं उनकी अप्रोच हो, तो मैं सोचता हूँ भविष्य ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ये बात सच है कि हर बच्चे के अंदर खेल प्रतिभा, खेलना चाहता है, लेकिन हमने उसको मैदानों से दूर कर दिया। एक मोबाइल संस्कृति जो आई, इसने हमारे खेलों को बिल्कुल मतलब मैदान से बच्चों को हटा ही दिया। अब सारे के सारे घर के अंदर इंडोर गेम्स, इंडोर वो, तो जो इंडोर बना के रख दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊँ ना कि पेरेंट्स सबसे पहले सोचता है कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, मेरा बच्चा बड़ा होके नौकरी लग पाएगा नहीं लग पाएगा, कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, या उसको ये चिंता सताती है। उसको ये सेकेंडरी हो गया कि उसको मैं स्पोर्ट्स में भेजूँ या अन्य कोई गतिविधि में भेजूँ, चाहे म्यूज़िक में, डांस में या अन्य गतिविधि में। वो ये सोचता है कि बच्चे को पढ़ाओ, और वो जो अपना सिस्टम है कि भाई बच्चे को पढ़ाओ तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, तो वो सिस्टम
या जब तक वो मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, स्पोर्ट्स आगे इंडिया में तो नहीं बढ़ सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए मतलब आदमी का क्या है, वो ऐसी एक्टिविटीज जैसे नाच गाना, बोलना, खेलना कूदना, ये और मेन वो है। पहले कितना होता था? पहले ये हुआ करता था कि बच्चा जो होता था वो खेल के अंदर अगर किसी में है तो वो पढ़ाई को वो कर देते थे, कुछ नहीं पढ़ाई अगर जैसे तैसे पास होता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो पढ़ाई में, खेल में अपना स्थान बनाकर नौकरी ले लेगा। और अब तो पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी। जो ये बेरोजगारी का जो एक खेल है, ये भी एक इसके अंदर बहुत बुरा है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे एक अलग से बात करना चाहूँगा, वो है राजनीति, खेल राजनीति की। अभी आपके हॉकी संघ के 2 हिस्से हुए, तो हॉकी संघ के 2 हिस्से क्यों हुए, कैसे हुए और इसके पीछे क्या कारण रहे? इसमें क्या हुआ था कि जब KPS गिल साहब थे, ये बात बता रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, तो सुरेश कलमाड़ी जी ने हॉकी इंडिया करके एक पैरेलल संस्था शुरू कर दी, इंडियन हॉकी फेडरेशन के अगेंस्ट में। हाँ, अगेंस्ट में। Okay. और उसको IOA से एफिलिएशन दे दिया, मतलब वो विवाद चलता गया। तो वो विवाद राजस्थान में भी आया, तो राजस्थान में अब तक उनकी डेथ होगी, गहलोत साहब की, जयंत सिंह गहलोत जी की। उन्होंने क्या किया, हमें मतलब राजस्थान हॉकी संघ को न तो कोई डिसएफिलेट का लेटर दिया, तो भी उन्होंने एक संस्था खड़ी कर दी, हॉकी राजस्थान करके। ओके। और वो भी जैसे कहते हैं ना, किताबी मतलब कागजी वो खड़ी कर दी, और उसमें उन्होंने एफिलिएशन दे दिया। हमने कोर्ट से स्टे भी लिया जी। फिर स्टे में उस वक्त ये कहा कि साहब बैठ के वार्ता कर लेते हैं, दोनों हॉकी राजस्थान और राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के करके एक मर्ज करके बना लेते हैं। लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, हम कोर्ट में लड़ते रहे। अब ये देखो कि पिछले 10 दिन पहले ही एक राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एक मतलब दे ही दिया है कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन ही एक पंजीकृत, हमारी ही पंजीकृत संस्था है, हॉकी राजस्थान पंजीकृत नहीं है, और कि उसे ही अधिकार है राजस्थान यूज़ करने का, मतलब राजस्थान हॉकी संघ हम यूज़ कर सकते हैं, वो हॉकी राजस्थान शब्द ही यूज़ नहीं कर सकते। उसका मतलब बिल्कुल ही नकार दिया है। हाईकोर्ट का फैसला हो गया है कि आपकी जो संस्था है वही प्रमाणित संस्था है, प्रमाणित और वही मान्य है। और उसी में जो स्पेशल सेक्रेटरी है, जो अपने क्या नाम है, देखो, खेल मंत्रालय के राजस्थान के जी, उन्होंने भी हमें कह दिया कि आपकी जो संस्था है वही मान्य है, वो प्रमाणित है। और उसी के संदर्भ में अभी हम सैटरडे संडे को वुमेंस टीम करा रहे हैं, स्टेट वुमेंस, क्योंकि 28 फरवरी को हरियाणा में नेशनल वुमेंस टीम हो रहा है, उसमें हम ही भेज रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वो राजस्थान वर्ड ही यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, तो राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राजस्थान हॉकी संघ राजस्थान से जुड़े हुए कोई कर सकते हैं? हाँ, तो हॉकी राजस्थान यूज ही नहीं कर सकते, तो वो कर ही नहीं पाएंगे, एंटाइटल ही नहीं है, एंटाइटल ही नहीं। ये मतलब मेरा नहीं कहना है, हाँ, ये कोर्ट का है, कोर्ट का कहना है। तो कोर्ट के अच्छा, अब आप जो आप भेज रहे हैं वो तो 28 फरवरी तो आ गई। हाँ। और अब आप टीम का गठन, इसका मतलब आपकी टीम तैयार है, सिर्फ उसको भेजने के लिए आपको चयन करना है कि कौन से। उसके बाद भी हम स्टेट टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। ओके। करीब 20-22 स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट टीमें आ रही हैं। ओके। उनका जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में टर्फ पे, मतलब सिंथेटिक ग्रास पे ही टूर्नामेंट है 2 दिन का जी, और वहीं से हम टीम सेलेक्ट करेंगे और वहीं से टीम भेज देंगे। अच्छा, तो ये डायरेक्ट भेजी जाएंगे आप? हाँ। अच्छा, तो आप एक तरीके से मैं ये मानूँ कि हाई कोर्ट के जो हस्तक्षेप से ये विवाद एक तरफा हो गया है। हाँ, अब वो कहते रहे कि वो क्या है। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम प्रमाणित हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमें प्रमाणित कर दिया है और आपको पूरी तरीके से वो है। तो इस तरीके की मतलब ये जो बनाए जाते हैं संघ अलग अलग तरीके से और अलग अलग विवाद बनाए मतलब खड़े कर दिए जाते हैं, ये क्या है? इसको मतलब इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? इसमें रोक तो अपने यहाँ सिस्टम ही ऐसा है, राजनीति इतनी घुस गई है, और सबसे जो सफ़र करते हैं वो खिलाड़ी सफ़र करते हैं। हाँ। ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल। और राजस्थान इसमें सबसे ज़्यादा विवादित स्टेट है। हाँ। मतलब कई संघों में विवाद चल ही रहा था, और लोग बाग देखिएगा उस संघ के आपसी विवादों के कारण खिलाड़ी असली टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, जा ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो वो खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करना चाहता है लेकिन वो टूर्नामेंट में जा ही नहीं पाता, क्योंकि उनके विवाद ही इस तरीके के हो रखे हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस तरीके के विवादों पर, और कोई ना कोई इसका रास्ता
खोजना चाहिए। एक अब मैं लास्ट अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि राजनीति, आपका पेशा डॉक्टरी, फिर हॉकी गेम, और एक और बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर साहब जो हैं सिर्फ इन 3 क्षेत्रों के ही पुरोधा नहीं माने जाते हैं, बल्कि देश के अंदर पोल्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है, पोल्ट्री व्यवसाय के अंदर भी आपका जवाब नहीं। और आप पोल्ट्री को संवर्धन के लिए, अगर राजस्थान कभी, अजमेर जो है वो देश का एक बहुमूल्य शहर हुआ करता था हैदराबाद के बाद, हैदराबाद से पहले बल्कि कई बार तो ये था, तो आपने उसका भी एक नेतृत्व किया, आपने हॉकी को भी पहुंचाया, आपने राजनीति में भी। अभी आप एक शायद भूल गए, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो अजमेर चैप्टर है उसका भी अध्यक्ष मैं ही हूँ। अच्छा। और हर महीने हम CME कराते हैं, डॉक्टर्स की मीट कराते हैं। ओके। बाहर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स बुलाते हैं, उनको डॉक्टर्स को बुलाते हैं जी। तो IMA का भी प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। चलिए बताइए, आपको बहुत बहुत ये नई जानकारी है। तो अब पोल्ट्री का भी आपने संभाल रखा है ये, और एक और नई जानकारी मुझे ये मिली है कि आपका बेटा होटल लाइन में आ रहा है। होटल आप बना रहे हैं, होटल कुछ कर रहे हैं, पुष्कर में कहीं होटल आपने बनाया है और बहुत शानदार वाला होटल बना है आपका, तो वो उस लाइन में भी आ रहे हैं। तो ये आप इस बहुआयामी जो कार्य हैं उसके अंदर कैसे समय दे पाते हैं? नहीं, मैं समय दे पाता हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुआयामी अपने आप को मल्टीपल उसमें टास्क में बिजी रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब जगह मैं समय दे सकूँ और सबके लिए अच्छा कर सकूँ। चलिए, बहुत बहुत आपके सुखद भविष्य की कामनाएं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजकुमार जयपाल, जिन्होंने हर क्षेत्र के अपने अनुभवों को आपसे साझा किया। हम उनका उपयोग फिर भी करते रहेंगे। आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद डॉक्टर, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।